आज की क्लास में हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग पर चर्चा करने से पहले थोड़ा-सा हम विभिन्न प्रकार के आयोगों को देखेंगे कि संवैधानिक आयोग कौन-सा होता है, गैर संवैधानिक आयोग कौन-सा होता है, संविधिक आयोग कौन-सा होता है और गैर संवैधिक आयोग कौन से होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो आयोग होते हैं उनका वर्गीकरण पहले हम करेंगे, उसके बाद में वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आयोग 2 प्रकार के मोटे-मोटे माने जाते हैं। पहले जो प्रकार का आयोग है उसको संवैधानिक आयोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होता है या संवैधानिक आयोग क्या होता है? तो वे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में किया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक आयोग बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग कमीशन बोलते हैं। कौन से आयोग? जिनका प्रावधान संविधान में किया हुआ होता है। संविधान में प्रावधान होता है वो आयोग कौन से होते हैं? संवैधानिक आयोग होते हैं। अब सवाल है कि संविधान में प्रावधान कहाँ होता है? भाई या तो संविधान के किसी अनुच्छेद में होगा, या तो संविधान के किसी अनुच्छेद में होगा। 1 से 395 तक जो अनुच्छेद हैं उनमें कहीं न कहीं आयोग के बारे में प्रावधान होता है, तो वो संवैधानिक आयोग होता है। या फिर संविधान के किसी भाग में प्रावधान हो सकते हैं। संविधान के 1 से 22 भाग हैं उनमें कहीं प्रावधान है, या संविधान की किसी अनुसूची में जिसका प्रावधान होता है वो आयोग क्या कहलाते हैं? संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। यानी अनुच्छेद या किसी भाग या किसी अनुसूची में जिनके प्रावधान किए हुए होते हैं वो आयोग कौन सा आयोग होता है? संवैधानिक आयोग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग होता है। नंबर 1 बात। और दूसरी बात है कि गैर संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं फिर? गैर संवैधानिक आयोग का मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, या इसको संवैधानेतर आयोग भी बोलते हैं। इसको संविधानेतर आयोग भी बोलते हैं। संविधानेतर आयोग या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन क्या होते हैं? जिनका प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद, किसी भाग और किसी अनुसूची में नहीं होता है, यानी उनका उल्टा होता है। संवैधानिक आयोग का प्रावधान कहाँ मिलेगा अपने को? संविधान के किसी अनुच्छेद में मिल जाएगा, किसी भाग में मिलेगा, किसी अनुसूची में मिलेगा। गैर संवैधानिक या संवैधानेतर आयोग कौन से होते हैं? जिनके प्रावधान संविधान में कहीं नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। और गैर संवैधानिक आयोग 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखो, गैर संवैधानिक आयोग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग या इसको स्टैट्यूटरी आयोग भी बोलते हैं। सांविधिक आयोग या स्टैट्यूटरी कमीशन। और दूसरा प्रकार का जो गैर संवैधानिक आयोग है, जो संविधान में नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दूसरा प्रकार का जो आयोग है वो मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित होते हैं। मंत्रिमंडलीय संकल्प, प्रस्ताव या कार्यपालिका के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से। तो गैर संवैधानिक या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सांविधिक, या इनको स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो आयोग हैं इनके संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं पाए जाते हैं। तो गैर संवैधानिक आयोग किसको बोलते हैं? जिनके प्रावधान संविधान में नहीं होते हैं, जिनके प्रावधान संविधान में नहीं होते हैं। यानी न तो संविधान में इनके प्रावधान होते हैं, संविधान के किसी भाग में नहीं होते,
किसी अनुच्छेद में नहीं होते, किसी अनुसूची में प्रावधान जिनके नहीं होते हैं वो गैर संवैधानिक आयोग कहलाते हैं, संवैधानेतर आयोग कहलाते हैं, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपके समझ में आ गई होगी कि संवैधानिक आयोग क्या होते हैं, गैर संवैधानिक क्या होते हैं। दूसरी बात होती है कि फिर गैर संवैधानिक के दो प्रकार हैं। पहला है सांविधिक आयोग या स्टैट्यूटरी कमीशन। सांविधिक आयोग किसको बोलते हैं? इनके प्रावधान कहाँ नहीं होते हैं? संविधान में प्रावधान नहीं होते हैं। संविधान में प्रावधान नहीं होते हैं। तो जब इनके संविधान में प्रावधान नहीं होते तो फिर कहाँ होते हैं इनके प्रावधान? ये आयोग संसद की विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? संसदीय विधि के द्वारा इनका निर्माण होता है। इनका निर्माण किससे होता है? संसदीय विधि के माध्यम से। संसद विधि के माध्यम से जिन आयोगों का निर्माण करती है उनको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी या सांविधिक आयोग बोलते हैं। स्टैट्यूटरी या सांविधिक आयोग। तो यहाँ पे जो आयोग हैं इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण संसद विधि के द्वारा करती है। यहाँ पे जो आयोग होते हैं वो तो संविधान में लिखे हुए होते हैं। इधर वाले आयोग संविधान में तो लिखे हुए नहीं होते हैं, फिर कहाँ लिखे होते हैं? या तो संसद विधि के द्वारा इनका निर्माण करती है, या फिर दूसरे प्रकार के जो गैर संवैधानिक आयोग हैं, संवैधानेतर आयोग हैं, वो मंत्रिमंडल या कार्यपालिका के संकल्प के माध्यम से निर्मित किए जाते हैं। तो यहाँ जो आयोग हैं इनका प्रावधान भी संविधान में नहीं है। इनका प्रावधान भी संविधान में नहीं है। संविधान में प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, यानी ये दोनों ही प्रकार के जो आयोग हैं इनका प्रावधान दोनों का ही संविधान में नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक। तो फिर इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैबिनेट के संकल्प के द्वारा हो सकता है। जैसे भारत में नीति आयोग का निर्माण मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा किया गया था। नीति आयोग से पहले आप जानते हो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था। इसका निर्माण भी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा किया गया था। तो इनका निर्माण कैसे होता है? मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से। मंत्रिमंडलीय संकल्प के माध्यम से इनका निर्माण होता है। और जो मंत्रिमंडलीय आयोग होते हैं इनका प्रावधान न तो संविधान में होता है और न किसी विधि में। इनके प्रावधान संविधान में भी नहीं है, किसी विधि में भी नहीं है। इनके प्रावधान कहाँ हैं? संसदीय विधि में किए जाते हैं। तो आइए अब इनके अपन उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से आयोग किस प्रकार के आयोग हैं। तो पहला हम देखते हैं संवैधानिक आयोग, जिनके प्रावधान कहाँ किए जाते हैं? संविधान में किए जाते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग, इसके प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग के प्रावधान संविधान में कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों में दिए हुए हैं। क्योंकि संविधान में प्रावधान है इसलिए संवैधानिक हो गया। फिर दूसरा देखो वित्त आयोग। वित्त आयोग के प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है, तो ये संवैधानिक आयोग है क्योंकि संविधान में प्रावधान है। SC ST और OBC, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान भी कहाँ दिए गए हैं? संविधान में दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 338 में SC कमीशन के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 338 A में ST आयोग के प्रावधान हैं, और अनुच्छेद 338 B में OBC आयोग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रावधान किए गए हैं। फिर देखो संघ लोक सेवा आयोग होता है, UPSC बोलते हैं। UPSC या संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान कहाँ हैं? अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सारे आयोग क्या हैं? संवैधानिक आयोग हैं, क्योंकि इनके प्रावधान संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में दिए हुए हैं। तो ये सारे संवैधानिक आयोग हैं। फिर हम देखते हैं गैर संवैधानिक आयोग, जिनके प्रावधान संविधान में नहीं है। तो फिर इनके प्रावधान कहाँ हैं? तो जो सांविधिक आयोग हैं, स्टैट्यूटरी आयोग है, इसके प्रावधान कहाँ है? संसदीय विधि के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो ऐसे कौन से आयोग हैं? देखिए
तो देखिए पहला है एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। एनएचआरसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इस आयोग को संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया था। इस आयोग को कैसे बनाया गया था? इस आयोग को संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया था। और संसदीय विधि का निर्माण कब किया गया था? 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इस आयोग का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयोग है इनका निर्माण तो संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? सांविधिक आयोग बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कमीशन बोलते हैं। फिर दूसरा आयोग देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग देख लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग भी क्या होता है? सांविधिक आयोग होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण भी संसद के द्वारा कानून बनाकर किया गया था। और कानून कब बनाया गया था? संसदीय अधिनियम 1990 में बनाया गया था। और अधिनियम का क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, जिसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। यानी संसद के द्वारा विधि बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखिए और आयोग देखते हैं कुछ। राष्ट्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का निर्माण 2005 में किया गया था और इसके निर्माण के लिए भी संसद के द्वारा विधि बनाई गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम 2005। केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए भी संसद के द्वारा 2003 में अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2003 में क्या बना था? अधिनियम बनाया गया था। और अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था? संसद के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस आयोग के लिए भी सन 2005 में क्या बनाया गया था? संसद के द्वारा अधिनियम बनाया गया था। तो ये सारे जो आयोग हैं, इन सारे आयोगों की स्थापना संसद के द्वारा विधि बनाकर की गई थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सांविधिक आयोग बोलते हैं। इनको पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा निर्मित किया गया था, संसदीय विधि के द्वारा इनका निर्माण किया गया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सांविधिक आयोग बोलते हैं। फिर आते हैं देखो मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा स्थापित आयोग। तो जो आयोग मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा या संकल्प के द्वारा स्थापित किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको गैर संवैधानिक आयोग तो बोलते ही बोलते हैं। इनके अलावा इनको और क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक आयोग भी बोलते हैं। इनको गैर सांविधिक आयोग भी बोलते हैं। गैर सांविधिक आयोग। भाई गैर सांविधिक आयोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन आयोगों का निर्माण संसद की विधि के द्वारा नहीं किया गया है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इनको? गैर सांविधिक आयोग, या इनको क्या बोल देते हैं? गैर वैधानिक आयोग भी बोल देते हैं। यानी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा जिन आयोगों का निर्माण किया जाता है उनको गैर सांविधिक आयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका निर्माण संसद की विधि के द्वारा नहीं किया गया, इस सांविधिक आयोग हो गए। फिर इनका निर्माण किसी विधि के द्वारा भी नहीं किया गया, इसलिए ये गैर वैधानिक भी बोल सकते हैं। और इनका निर्माण संविधान के द्वारा भी नहीं किया गया, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? गैर संवैधानिक आयोग। तो जिन आयोगों को हम मंत्रिमंडलीय संकल्प या कार्यपालिका के आदेश के द्वारा स्थापित करते हैं उनको गैर सांविधिक, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक आयोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि ये बातें आपके समझ में आ गई होगी कि गैर संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है, वैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है। तो मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा कौन कौन से आयोगों का निर्माण किया गया? देखो पहला किया गया नीति आयोग का निर्माण। नीति आयोग का निर्माण कौन से आयोगों का किया गया निर्माण?
नीति आयोग का निर्माण मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा किया गया है। नीति आयोग दूसरा आयोग, इससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का निर्माण भी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण भी मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा ही किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद। तो अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि भारत में कितने प्रकार के आयोग हैं और उनका निर्माण कैसे किया गया है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पहला आता है संवैधानिक आयोग या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। ऐसे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में ही किया गया था उनको कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक आयोग बोलते हैं। आपके सामने है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, SC/ST आयोग, OBC आयोग, UPSC, जो मोटे मोटे आयोग हैं। फिर दूसरे हैं गैर संवैधानिक आयोग। गैर संवैधानिक का अर्थ हो गया जिनके प्रावधान संविधान में नहीं है, उनको क्या बोल देंगे? गैर संवैधानिक आयोग बोलेंगे। और गैर संवैधानिक आयोग भी दो प्रकार के हैं। एक तो जो संसद के द्वारा विधि निर्माण करके बनाए गए हैं, उनको तो क्या बोल देंगे? सांविधिक आयोग बोल देंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन बोल देंगे, जो पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाए गए हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं भाई? संसदीय विधि के द्वारा निर्मित आयोग कौन से हैं? जिनको क्या बोल सकते हैं? सांविधिक आयोग बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक आयोग भी बोल सकते हैं। इसमें है NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन सभी के किसी के भी प्रावधान संविधान में किसी भाग में, अनुच्छेद में, सूची में नहीं दिए गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक बोलते हैं। संसदीय विधि के द्वारा बनाए गए इसलिए क्या बोलते हैं? सांविधिक आयोग बोलते हैं। फिर आते हैं मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा निर्मित किए गए आयोग। तो इनको क्या बोलते हैं? गैर संवैधानिक तो होते ही होते हैं क्योंकि संविधान में इनके प्रावधान नहीं है। फिर इनको गैर सांविधिक या गैर वैधानिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका निर्माण संसदीय विधि के द्वारा भी नहीं किया गया है। और इनको गैर संवैधानिक आयोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। तो संविधान में नहीं है तो गैर संवैधानिक, किसी विधि में नहीं है तो गैर संवैधिक। नीति आयोग है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिनका मंत्रिमंडलीय संकल्प के द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये हमारे सामने विभिन्न प्रकार के आयोग हैं। अब हम वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, वित्त आयोग का प्रावधान संविधान में कहाँ किया गया है, संवैधानिक प्रावधान कहाँ है, वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, उसकी संरचना क्या होगी, सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा, वित्त आयोग की प्रक्रिया कौन निर्धारित करेगा, उसको शक्तियां कौन प्रदान करेगा, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको देगा, वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं, अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, कौन से वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, और जो वित्त आयोग गठन किए गए उनकी सिफारिशें किस अवधि के लिए थी। इन सभी बातों की अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इसके संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग के प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 280 में। ये सारे प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 280 में दिए गए हैं। बस ये वित्त आयोग की सिफारिश वाला जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 281 में दिया हुआ है। तो वित्त आयोग के जो संवैधानिक प्रावधान है वो दो अनुच्छेदों में दिए हुए हैं, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281। ये तो हो गई इसकी संवैधानिक प्रावधान की। तो अब ये जो वित्त आयोग है ये किस प्रकार का आयोग है? क्योंकि संविधान में प्रावधान है इसलिए वित्त आयोग कैसा है? संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग होता है, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये संवैधानिक आयोग क्यों है। संवैधानिक आयोग इसलिए क्योंकि इसके संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान है, यानी संविधान में प्रावधान है इसलिए संवैधानिक आयोग है कहाँ प्रावधान? अनुच्छेद 280 और 281 में। अब देखिए अनुच्छेद 280 में क्या प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 280 में कहा गया कि भारत के संविधान के लागू होने के 2 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद में प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी पहली बार संविधान के लागू होने के कितने वर्ष के अंदर अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 के 2 वर्ष के अंदर अंदर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और एक बार ये वित्त आयोग गठन हो जाएगा, उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो एक बार 2 वर्ष के भीतर तो गठित कर देंगे, उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा भाई? वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कितने वर्षों में करेगा? प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। अब वित्त आयोग के जो संरचना है उसमें कितने अध्यक्ष होंगे, कितने इसके सदस्य होंगे, उनके प्रावधान भी संविधान में दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि वित्त आयोग का एक तो अध्यक्ष होगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो वित्त आयोग कितने सदस्यीय आयोग होता है? अध्यक्ष समेत 4 इसके अन्य सदस्य होते हैं। अब ये अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। इन सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। अब भारत का राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाएगा? यानी वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं और उन योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सदस्यों और अध्यक्ष के लिए जो योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। किसके द्वारा निर्धारित की जाएंगी? संसद के द्वारा विधि बनाकर सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी। तो संसद ने क्या योग्यताएं निर्धारित की हैं क्या? तो उत्तर है हाँ। संसद के द्वारा 1951 में विधि बनाकर वित्त आयोग के सदस्यों के लिए योग्यताएं निर्धारित की हैं और संसद ने विधि बनाई है वित्त आयोग अधिनियम 1951। वित्त आयोग अधिनियम 1951, वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत संसद के द्वारा वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ना, इनकी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो योग्यताओं में क्या कहा गया? देखो, जो अध्यक्ष होगा ना, अध्यक्ष के लिए तो क्या योग्यताएं हैं कि भाई जो सामान्य प्रशासन का अनुभव रखता है, सामान्य प्रशासन का कोई व्यक्ति जो अनुभव रखता है, सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखता है, उस व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाएगा। या तो अध्यक्ष क्या होगा? कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई राजनेता होगा, या फिर कोई आईएएस अधिकारी इसका अध्यक्ष बनता है, या कोई अर्थशास्त्री भी अध्यक्ष बन जाता है। ये 3 कैटेगरी के लोग क्या बनते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। फिर आते हैं सदस्य। तो एक सदस्य कौन होगा? जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला हो। जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता हो, वो व्यक्ति इसका सदस्य होगा। बनने की योग्यता रखता हो, उस व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यताएं रखता हो। दूसरा सदस्य कौन होगा? जो अर्थशास्त्री हो, है ना, जो अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान रखता हो, विशेष विशेषज्ञ हो, अर्थशास्त्री हो, वो वित्त आयोग का सदस्य बनेगा। तीसरा जो सदस्य होगा वो क्या होगा? जो वित्त और लेखा का जानकार हो, वित्त एवं अकाउंट्स यानी लेखा का जानकार हो, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का जानकार हो, वित्त एवं लेखा का जानकार हो, उस व्यक्ति को बनाया जाएगा। और जो चौथा व्यक्ति सदस्य बनेगा वो क्या होगा? वित्त और प्रशासन का जानकार हो, वित्त एवं प्रशासन का जानकार हो, प्रशासन का जानकार हो, उन व्यक्तियों को इनका अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाएगा।
यानी अध्यक्ष तो वो व्यक्ति बनेगा जिसको सामान्य प्रशासनिक ज्ञान हो, और जो 4 सदस्य बनेंगे उनकी योग्यताएं ये है। एक तो जज जैसा होगा जिसको जज की योग्यताएं हो, दूसरा अर्थशास्त्री होगा, तीसरा वित्त और अकाउंट्स का जानकार हो, खातों का जानकार रखता हो, लेखा का जानकारी रखता हो, और चौथा व्यक्ति वित्त और प्रशासन की जानकारी रखता हो। इस प्रकार के 4 इसमें सदस्य होते हैं। इनकी योग्यताएं किसके द्वारा निर्धारित की गई हैं? संसदीय विधि के द्वारा। संसदीय विधि कब बनाई? 1951 में बनाई थी। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना। फिर हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो वित्त आयोग के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कब तक नियुक्त किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है इनका? 5 वर्ष होता है, या राष्ट्रपति जब तक चाहे 5 वर्ष से पहले भी उनको अपने पद से हटा सकता है। ये इनका कार्यकाल होता है। फिर आती है वित्त आयोग की प्रकृति कैसी होती है? वित्त आयोग की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है। प्रकृति कैसी होती है वित्त आयोग की प्रकृति? अर्ध न्यायिक। वित्त आयोग की प्रकृति अर्ध न्यायिक होती है। अब सवाल है कि अर्ध न्यायिक क्या होता है? तो आप जानते हो हमारे यहाँ पे केंद्र और राज्यों के जो विवाद होते हैं उनका समाधान किसको दिया गया है? उन विवादों का समाधान करने का कार्य किसको सौंपा गया है? तो आपको याद होगा उच्चतम न्यायालय में हमने अनुच्छेद 131 पढ़ा था और उसमें हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात की थी। तो उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है उसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद और विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों का समाधान करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास होती है। लेकिन यहाँ पे जो वित्त से संबंधित मामला होता है उसके विवाद होते हैं, उनको समाधान करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को नहीं दी गई है। जब हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पढ़ा था तो हमने इसके अपवाद भी बताए थे, जिसमें हमने कहा था कि भाई जो नदियों के पानी के विवाद हैं उनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का विवाद उच्चतम न्यायालय नहीं सुनेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय मामलों का बंटवारे का मामला उच्चतम न्यायालय नहीं सुनेगा। या पूर्व संवैधानिक समझौते और करार संविधा उनके बारे में उच्चतम न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। यानी केंद्र राज्य के विवादों का सुनवाई करने का प्रारंभिक अधिकार उच्चतम न्यायालय का है, लेकिन वित्त से संबंधित या करों के संबंध में जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? फिर उनकी सुनवाई करेगा वित्त आयोग। उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई वित्त आयोग करेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय झगड़े होते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य करों को लेकर जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई वित्त आयोग करता है, क्योंकि उनकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तो मना किया गया है। इसलिए केंद्र और राज्यों के मध्य जो पैसे का लेन देन होता है, जो वित्तीय लेन देन होता है, करों का जो लेन देन होता है, बंटवारा होता है, उन सभी विवादों की सुनवाई वित्त आयोग करता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय और करों का जो बंटवारा होता है, इनसे संबंधित जो विवाद होते हैं इनकी सुनवाई कौन करता है? इन विवादों की सुनवाई वित्त आयोग करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग एक न्यायालय की तरह भी कार्य करता है, न्यायाधीश की तरह भी कार्य करता है। क्योंकि आपको जब हमने बताया था कि वित्त आयोग की संरचना में एक सदस्य कैसा होगा? जिसके पास उस उच्च न्यायालय की न्यायाधीश होने की योग्यता होगी। तो जो वित्त आयोग होता है उसका काम न्यायालय के जैसा भी होता है, क्योंकि केंद्र राज्यों के मध्य करों और वित्तीय विवादों का समाधान करता है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का कार्य कैसा हो गया? एक न्यायालय की तरह भी हो गया। और वित्त आयोग के द्वारा प्रशासनिक कार्य भी किए जाते हैं, है ना। वित्त आयोग और कौन से कार्य करता है? प्रशासनिक कार्य भी करता है। तो वित्त आयोग चूंकि न्यायालय की तरह भी कार्य करता है, प्रशासन की तरह भी कार्य करता है, तो वित्त आयोग आधा प्रशासनिक कार्य करता है, आधा न्यायिक कार्य करता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रकृति का बोलते हैं, जिसमें आधा काम कैसे होता है? न्यायाधीश के जैसा, न्यायालय के जैसा होता है, आधे काम उसके प्रशासनिक होते हैं। तो न्यायालय का जैसा काम करता है, इसलिए उसको पूर्ण न्यायालय क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसमें आधा काम प्रशासनिक भी होता है, इसलिए उसकी प्रकृति कैसी होती है? अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। यानी आधा काम प्रशासन के जैसा
और आधा काम न्यायालय के जैसा होता है। तो दोनों काम करता है। इसलिए वित्त आयोग की प्रकृति क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रकृति होती है। क्यों? तो वित्त आयोग की प्रकृति हो गई अर्ध न्यायिक प्रकृति, क्योंकि आधा काम प्रशासन का है, आधा इसका न्यायालय का है। न्यायालय का क्यों है? क्योंकि विवादों का समाधान करता है। विवाद किसके मध्य होते हैं? केंद्र और राज्य के मध्य होते हैं। किसके बारे में होते हैं? वित्त के संबंध में और टैक्स के मामले में। और प्रशासनिक मामलों के बारे में भी ये सलाह देता है सरकार को, जो राष्ट्रपति उसको असाइन करता है उन मामलों के बारे में केंद्र सरकार को, संसद को। प्रशासनिक मामलों में भी वो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करता है। तो प्रशासनिक कार्य भी करता है और न्यायिक कार्य भी वित्त आयोग करता है। तो फिर देखते हैं वित्त आयोग की प्रक्रिया। वित्त आयोग की प्रक्रिया निर्धारित करने की, वित्त आयोग की प्रक्रिया कौन निर्धारित करेगा? वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं निर्धारित करेगा। वित्त आयोग की प्रक्रिया स्वयं वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएगी। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया को निर्धारित करता है। और वित्त आयोग को शक्तियां कौन प्रदान करता है? वित्त आयोग को शक्ति संसद विधि बनाकर प्रदान करती है। संसद विधि बनाकर वित्त आयोग को शक्ति प्रदान करती है और वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करता है। ठीक है। उसके बाद में आता है वित्त आयोग की सिफारिशें, जिनके बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 281 में। अनुच्छेद 281 ये कहता है कि वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं वो राष्ट्रपति को सौंप दी जाती हैं। भाई वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? सिफारिशें देना होता है। और वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी जाती हैं वो किसको दी जाती हैं? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपेगा? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति को सौंप देगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा? वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उस पर क्या कार्यवाही की गई, उस रिपोर्ट को वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग तो अपनी सिफारिश किसको सौंपता है? वित्त आयोग तो अपनी सिफारिश सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन सिफारिशों को किसको सौंप देता है? भारत के संसद के दोनों सदनों को। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वो वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्त आयोग की रिपोर्ट रखी जाती है उसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है, यानी वित्त आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति कहाँ रखता है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ठीक है। तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उस सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये तो वित्त आयोग की संरचना, ढांचा, सिफारिशें हो गई। अब वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, यानी वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं। वित्त आयोग के कार्य भी आपको ध्यान में होने चाहिए, और वित्त आयोग के गठन कब कब किए गए उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं? देखो, पहला कार्य है करों का विभाजन। कर का मतलब टैक्स। वित्त आयोग क्या करेगा? टैक्स का विभाजन करता है। अब सवाल ये उठता है कि वित्त आयोग टैक्स का विभाजन किसके मध्य करता है भाई? तो वित्त आयोग टैक्स का विभाजन केंद्र और राज्यों के मध्य करता है। किसके मध्य करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य। दूसरा सवाल यह है कि कौन से टैक्स का विभाजन करता है? भाई वित्त आयोग कौन से टैक्स का विभाजन करता है, कौन से करों का विभाजन करता है? क्योंकि टैक्स तो कई प्रकार के होते हैं, राज्यों के द्वारा भी एकत्रित किए जाते हैं, केंद्र की सरकार के द्वारा भी एकत्रित किए जाते हैं। तो वित्त आयोग केंद्रीय करों का विभाजन करता है। कौन से करों का विभाजन करता है? केंद्रीय करों का। पहली बात तो हो गई, करों का विभाजन किसके मध्य करेगा? किसके मध्य करता है? केंद्र राज्य के मध्य करता है। दूसरा है कि कौन से करों का विभाजन करेगा? तो केंद्रीय करों का। केंद्रीय करों का विभाजन वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि केंद्रीय कर कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा इनकम टैक्स केंद्रीय कर होता है, जिसको हम आयकर बोलते हैं। आयकर बोलते हैं, या फिर कॉरपोरेट टैक्स होता है जिसको निगम कर बोलते हैं, या एक कस्टम टैक्स होता है। तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? केंद्रीय कर होते हैं, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं,
केंद्रीय सरकार के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और फिर केंद्र और राज्यों में बांट दिए जाते हैं। तो बांटने का कार्य कौन करता है? वित्त आयोग करता है। किसको बांटता है? केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा उन टैक्सों को वसूला गया है, उन टैक्सों को राज्य और केंद्र के मध्य बांटा जाता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा बांटा जाता है। तो ये पहला वित्त आयोग का कार्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे राज्य होते हैं उनको केंद्र से जो केंद्रीय कर होते हैं उनमें भी हिस्सा मिलता है। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जो करों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य किया जाता है, तो इसमें वित्त आयोग दो कार्य करता है। पहला कार्य तो ये करता है कि जो टैक्स आया है, जो पैसे आए हैं, उसमें से कितना पैसा तो केंद्र सरकार रखेगी और कितना राज्य रखेंगे। पहला काम तो ये होता है। यानी केंद्र राज्यों के मध्य जो विभाजन किया जाता है उसमें दो काम होते हैं। पहला तो जो टैक्स आते हैं उसमें केंद्र का हिस्सा कितना होगा, केंद्र का हिस्सा कितना होगा और राज्यों का हिस्सा कितना होगा। एक काम तो ये करता है वित्त आयोग। ठीक है। और दूसरा कार्य क्या करता है? दूसरा कार्य करता है कि जो हिस्सा राज्यों को मिलता है, जो हिस्सा राज्यों को मिलता है उस हिस्से को 28 राज्यों के मध्य किस अनुपात में बांटा जाएगा, 28 राज्यों के मध्य किस अनुपात में और किस आधार पर बांटा जाएगा। ये दो कार्य इसके अंतर्गत वित्त आयोग करता है। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो भी टैक्स वसूला जाता है उसमें से कितना % टैक्स तो केंद्र रखेगा, कितना % राज्य रखेंगे। पहला काम ये है। उदाहरण के द्वारा देखें, 14वें वित्त आयोग ने ये सलाह दी थी कि जो भी टैक्स आता है उसका 42% टैक्स किसको देना पड़ेगा? राज्यों को देना पड़ेगा। जो भी टैक्स आएगा उसका 42% राज्यों को दिया जाएगा। उदाहरण के द्वारा अब पहला काम तो हो गया कि भाई 42% टैक्स राज्यों को दिया जाएगा, राज्यों का हिस्सा 42% होगा। एक काम कर दिया वित्त आयोग ने। दूसरा क्या किया? अब इस 42% को 28 राज्यों में कैसे बांटें? भाई जो 42% टैक्स मिला है उसको किस राज्य को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, ये काम वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो पहला काम है वो ये है कि करों का विभाजन करता है केंद्र और राज्यों के मध्य और राज्यों के 28 राज्यों के बीच में। और 28 राज्यों को जो टैक्स मिलता है केंद्रीय, उसमें उस राज्य की जनसंख्या को देखा जाता है, उस राज्य की आय को देखा जाता है, उस राज्य के क्षेत्रफल को देखा जाता है, उस राज्य में वन क्षेत्र कितने हैं, उसके आधार पर फिर वो राज्यों को 28 राज्यों में वो टैक्स सारा बांटा जाता है। तो ये काम वित्त आयोग का पहला काम होता है। ठीक है। तो करों का विभाजन करता है केंद्र और राज्यों के मध्य, ये पहला काम हो गया। फिर दूसरा काम क्या है? देखो वित्त आयोग का, वित्त आयोग का दूसरा कार्य है केंद्र के द्वारा राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत कुछ अनुदान की राशि दी जाती है। अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि राज्यों के केंद्र के द्वारा राज्यों को कुछ सहायता राशि दी जाएगी। तो इस सहायता राशि में कितनी राशि कौन से राज्यों को दी जाएगी, इसका निर्धारण भी कौन करता है? वित्त आयोग करता है। यानी अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को जो अनुदान की राशि केंद्र के द्वारा दी जाती है वो राज्यों को किस आधार पर दी जाएगी, कौन से सिद्धांत होंगे जिनके आधार पर राज्यों को वो राशि प्रदान की जाएगी, इसका निर्धारण भी कौन करता है? वित्त आयोग करता है। भाई अनुदान का मतलब है सहायता राशि। राज्यों को कुछ सहायता राशि दी जाती है जो पिछड़े राज्य होते हैं। भाई भारत में सभी राज्य की जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक समान तो नहीं है। कुछ राज्य विकसित राज्य हैं, कुछ राज्य पिछड़े राज्य हैं। तो वित्त आयोग का ये भी कर्तव्य है कि भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर करे। जो गरीब राज्य हैं, जो बीमारू राज्य हैं, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जहाँ पर उद्योग नहीं है, कृषि नहीं है, खनिज नहीं है, उनको केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान दिया जाता है ताकि वो भी अपना समावेशी विकास कर सकें, अपना आर्थिक विकास कर सकें। तो वो जो अनुदान की राशि दी जाती है, पैसे की सहायता दी जाती है, उसमें कौन से सिद्धांतों का प्रयोग करें, वो राशि किस आधार पर दी जाए, उसको भी वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि भारत में क्षेत्रीय असमानता को दूर कर सकें और सभी राज्यों का समान रूप से विकास कर सकें। तो ये भी वित्त आयोग का कार्य है।
फिर तीसरा जो वित्त आयोग का कार्य है, वो वित्त आयोग को राष्ट्रपति कुछ विषय देता है और उनके बारे में भी परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति देश की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्त आयोग को कुछ ऐसे कार्य सौंप सकता है जिनके बारे में वो राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो विषय निर्धारित किए जाते हैं कि भाई ये वित्त आयोग इस विषयों के बारे में सलाह देगा, भाई वित्त आयोग के कार्य निश्चित हैं, ये तो वित्त आयोग कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ विशेष कार्य प्रत्येक वित्त आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त आयोग को कुछ विषय देता है कि आपको इन कार्यों के अलावा इस विषय के ऊपर भी सलाह देनी है। जैसे अपन देखें 16वां जो वित्त आयोग है वर्तमान में, उसको क्या सौंपा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या विषय सौंपा गया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों के बारे में सलाह देने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन के संबंध में सलाह देने के लिए कहा गया है। तो 16वां जो वित्त आयोग है उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, आपदा प्रबंधन के बारे में राष्ट्रपति ने वित्त आयोग को सलाह देने के लिए कहा गया है कि आपदा का मैनेजमेंट करने के लिए कैसे वित्तीय लेन देन राज्यों के मध्य किया जाए, कैसे उनके मध्य बंटवारा किया जाए। इसी प्रकार 15वां जो वित्त आयोग है उसमें भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया था। उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में राष्ट्रपति ने सिफारिश देने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो 15वां जो वित्त आयोग था उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 16वें का क्या था, आपदा प्रबंधन के बारे में सलाह देना। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक वित्त आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के द्वारा हर वित्त आयोग को कुछ अन्य कार्य दिए जाते हैं जिनके बारे में वित्त आयोग सलाह देता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्त आयोग को अन्य कार्य सौंपे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्य भी वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद में जो लास्ट का कार्य है वो क्या है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता भी वित्त आयोग के द्वारा दिलाई जाती है। अब यहाँ पे पंचायत और नगर पालिका हैं, ये इनका प्रावधान कब किया गया था, संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये वित्त आयोग का ये जो चौथा कार्य है ये 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था, क्योंकि उससे पहले तो पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा था ही नहीं। जब उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो भी ये वित्त आयोग का कार्य जोड़ा गया। इसका मतलब ये कार्य 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वित्त आयोग का जोड़ा गया था 1992 के द्वारा। इसके माध्यम से वित्त आयोग नगर पालिकाओं और पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए उनको राज्य की संचित निधि से सहायता दिलाता है। राज्य की संचित निधि से क्या दिलाता है, वित्तीय सहायता दिलाने की बात करता है। यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य की वित्तीय संचित निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करवाता है कि राज्यों के द्वारा पंचायतों को कितनी राशि दी जाए, राज्यों की संचित निधि से नगर पालिकाओं को कितनी राशि दी जाए, इस राशि के बारे में भी वित्त आयोग सिफारिश करता है। और ऐसी सिफारिश वित्त आयोग क्यों करता है, ताकि पंचायत और नगर पालिकाएं भी वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो सकें और वो भी अपने विकास के कार्य करवा सकें, अपनी शक्तियों का अच्छी तरीके से प्रयोग कर सकें। इसलिए वित्त आयोग को ये कार्य भी सौंपा गया है, पंचायतों और नगर पालिकाओं को राज्य की संचित निधि से वित्तीय सहायता दिलाने के बारे में। तो इसका मतलब ये होगा कि राज्यों के पास भी 3 प्रकार के खाते होते हैं। भाई भारत सरकार या केंद्र सरकार के भी खाते होते हैं, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, लोक लेखा निधि होती है। वैसे ही राज्यों की भी संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है और लोक लेखा निधि होती है। संचित निधि कौन सी होती है, जिसमें टैक्स से संबंधित जो पैसे जमा करता है राज्य, वो संचित निधि होती है। और संचित निधि में से पैसे निकालते कैसे हैं आप जानते हो, संसद के द्वारा विधि बनाकर निकाले जाते हैं। राज्यों की संचित निधि से पैसे कैसे निकाले जाएंगे, विधानसभा के द्वारा विधि बनाकर विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाले जाते हैं। तो राज्य की जो संचित निधि है उसमें से पैसा किसको दिलवाया जाता है, पंचायतों को दिलवाया जाता है।
ताकि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जाए और पंचायत अपना विकास कार्य, नगर पालिकाएं अपना विकास कार्य जारी रख सकें और स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में वो कार्य कर सकें। भाई उनके पास सारी चीज़ें तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो कैसे वो कार्य कर सकेंगे? इसके लिए भी वित्त आयोग को सिफारिशें देनी होती हैं। और ये सारी सिफारिशें वित्त आयोग किसको देता है? सारी सिफारिशें वित्त आयोग राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इन सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। यानी राष्ट्रपति के द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाई जाती है। और वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं वो सलाहकारी होती हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकारें 90-99% इनकी सिफारिशों को मान लेती हैं। और अगर कोई सिफारिश नहीं मानी गई है तो संसद उसके लिखित कारण भी बताई जाएगी। संसद के द्वारा उसका लिखित कारण भी बताया जाएगा कि वित्त आयोग के द्वारा दी गई ये सिफारिशें क्यों नहीं मानी गई हैं। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिशें क्या होती हैं? सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। वित्त आयोग की सिफारिश क्या होती हैं? सलाहकारी ही होती हैं। तो ये वित्त आयोग के कार्य होते हैं। 4 कार्य हैं, बहुत ही इजी कार्य हैं, आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं वित्त आयोग का गठन। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था भाई? भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और प्रथम आयोग वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए थी? प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशें कौन सी अवधि के लिए निर्धारित की गई थी? 1952 से 1957 की अवधि के लिए ये सिफारिशें प्रथम आयोग वित्त आयोग के द्वारा दी गई थी। तो आपको याद रखना है प्रथम आयोग वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। सिफारिशें किस अवधि के लिए थी? 1952 से 57 तक। दूसरा वित्त आयोग 1956 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। और ये किस अवधि के लिए सिफारिश दी थी इसने? 1957 से 1962 तक। और तृतीय वित्त आयोग का गठन किया गया था 1960 में और इसके अध्यक्ष थे एक के चंदा। इसके अध्यक्ष कौन थे? एक के चंदा। और इसकी सिफारिश थी 1962 से लेकर 1966 तक। और चौथा वित्त आयोग का गठन किया गया था 1964 में और इसके अध्यक्ष थे राजमन्नार। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजमन्नार। और इसकी सिफारिशें थी 1966 और 1969 के लिए। ठीक है, ये 4 प्रथम वित्त आयोग हैं। पहला जो वित्त आयोग है 1951 में केसी नियोगी अध्यक्ष थे। 1952 से 57 तक सिफारिशें दी गई थी। उसके बाद में 14वां, 15वां और 16वां वित्त आयोग देखें तो 14वें वित्त आयोग का गठन किया गया था 2013 में और इसके अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। और इसकी अवधि थी सिफारिश की 2015 से 2020 की अवधि के लिए इसने सिफारिशें की थी। और 15वां वित्त आयोग का गठन किया 2017 में। एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष थे वित्त आयोग के और ये 2021 से 26 की अवधि के लिए सिफारिशें दी थी। 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया था 2023 में और इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। और इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होंगी। 16वां जो वित्त आयोग का गठन किया गया था इसमें 4 सदस्य और हैं। देखो कौन कौन हैं 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत कौन सदस्य हैं इसका गठन 31 दिसंबर को किया गया था। 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। इसमें अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष थे और इसके सदस्य और कौन हैं? अजय नारायण झा, सौम्य क्रांति, एनी जॉर्ज मैथ्यू,
एनी जॉर्ज मैथ्यू और चौथा है ऋत्विक रंजन। ये इस वित्त आयोग के क्या है, सचिव हैं। तो ये 16वां वित्त आयोग है जिसका गठन 23 दिसंबर 2023 को किया गया था, जिसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था 16वां। वर्तमान में ये वित्त आयोग काम कर रहा है। इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक की